Hello, good morning. Today we will start class 9th, chapter 1, Matter in our surrounding. Okay? What is matter? In this universe, everything is made up of matter. आप जो कुछ भी देखते हो पूरे यूनिवर्स में वो मैटर ही है. Everything in this universe is made up of matter. Now, what is matter? Matter is anything which occupies space and has mass. Matter is anything which occupies space and has mass. जिसका मास होता है and can be felt by any of the five senses. किसी भी फाइव सेंसेस में से किसी एक सेंस के द्वारा कुछ भी जो महसूस होता है that is basically matter. So matter is anything which occupies space and has mass. For example, table, yes. Chair, yes. This pen, yes. This board, this camera, everything, these are matter. तो फिर love क्या होता है? Love is matter? No, it's a feeling. ये कोई substance नहीं है. Love, hate, thought, ये सब के सब मैटर नहीं होते हैं. लव, हेट, थॉट, दीज आर नॉट मैटर. वेल, मैटर का फिजिकल नेचर क्या है? व्हाट इज द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर? जो मैटर होता है ना वो पार्टिकल्स का बना होता है. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. हाउ? आपको कैसे पता चला कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स? इसके लिए हम क्या करते हैं, 1 ग्लास लो, उसमें वाटर फिल कर लो. कर लिया. आप पेन से इसके लेवल को मार्क कर दो. मैंने पानी यहां तक भरा. अब 1 स्पून आप सॉल्ट लेके आओ. मैंने 1 स्पून सॉल्ट डाला तो वो सॉल्ट इसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है. जब मैंने देखा वाटर का लेवल तो उतना ही है, तो फिर नमक कहाँ गया? इट मीन्स जो हमारा वाटर है ये पार्टिकल्स का बना हुआ है और उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है. ये जो सॉल्ट है वहां चला गया. अगर वाटर का लेवल राइज ना हो, इट मीन्स जो वाटर है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो कोई वेव नहीं है, वो पार्टिकल का बना हुआ है. अगर पार्टिकल्स होंगे तो उनके बीच में स्पेस भी होगा. इसीलिए जब हम सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये वाटर का लेवल राइज नहीं होता. तो फिर सॉल्ट गया कहाँ? सॉल्ट एक्चुअली जो वाटर के बीच में स्पेसेस होते हैं वहां चला जाता है. इट मीन्स जो वाटर है ये किसका बना हुआ है? पार्टिकल्स का बना हुआ है. तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है कि मैटर पार्टिकल्स का बना हुआ है. और इससे एक बात और भी प्रूव होती है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जरूर होगा, क्योंकि स्पेस था वहीं पे नमक के पार्टिकल चले गए और वाटर का लेवल जितना मैंने लिया था उतने का उतना ही रह जाता है. दूसरा इसका फिजिकल नेचर है, जो पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल. मीन्स कितने स्मॉल होते हैं कुछ कह नहीं सकते, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं. जो मैटर जिन पार्टिकल्स का बना होता है वो पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं. क्या इसका भी कोई एक्सपेरिमेंट है? यस. इसका एक्सपेरिमेंट ये है, आप कम से कम 5 बीकर्स ले लीजिए, 4 और 5 बीकर्स, राइट. इसमें भर दीजिए 100 ml वाटर. इसमें 100 ml वाटर फिल कर दो. इसमें 90 ml, इसमें भी 90 ml फिल कर दो. इसमें भी 90 ml वाटर फिल करो और इसमें भी 90 ml वाटर फिल कर दो. नाउ डू वन थिंग, पोटाशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल डाल दो. KMnO4 पोटाशियम पर मैग्नेट. ये मैं आपको बताती हूँ, होली वाले दिनों में जब एक ग्रीन कलर का सॉलिड नहीं आता, वो हैंड पे लगाओ, अगर वाटर में डिसॉल्व करो उसको तो वो पर्पल हो जाता है. जो होली में कलर आता है वो पोटाशियम पर मैग्नेट है. तो KMnO4 लो, थोड़ा सा इसमें डाल दो. जैसे आप इसमें डालते हो तो इसका कलर पर्पल हो जाता है, राइट. अब इसमें से 10 ml फिल करो, वो इसमें डाल दो. क्या किया हमने? इसमें तो KMnO4 के क्रिस्टल डाले, वहां से थोड़ा सा 10 ml लेके इसमें डाल दो, तो इसमें क्या होगा? पर्पल कलर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा. अब इसमें से 10 ml उठाओ, वो इसमें डाल दो. अब इसमें पर्पल कलर थोड़ा सा और कम हो जाएगा. इससे 10 ml उठाओ, इसमें डाल दो, तो इसका पर्पल कलर और फेंट हो जाएगा.
इसमें से 10 ml उठाओ, इसमें डाल दो, तो इसका भी हल्का सा पर्पल कलर रह जाता है। अब आप इमेजिन करो कि पार्टिकल्स कितने स्मॉल है। मैंने KMnO4 को कितना डाइल्यूट कर दिया। आप जितना मर्जी वाटर डालते जाओ फिर भी पर्पल कलर रह जाता है। एक एक्सपेरिमेंट ये है, एक और एक्सपेरिमेंट कर लो। आप ऐसे ही 5 बीकर्स लो, एक में डेटोल डाल दो, डेटोल थोड़ा सा डाल दो, डेटोल की स्मेल आएगी। फिर उसमें से थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा लेके इसमें डाल दो, अब इसको स्मेल करो, इसमें भी डेटोल की स्मेल होगी। इसमें से थोड़ा सा निकाल के इसमें डाल दो, इसमें भी डेटोल की स्मेल होगी। आप जितने मर्जी बीकर्स फिल कर लो, डेटोल की स्मेल रहती ही है। तो आप इमेजिन करो कि पार्टिकल कितने स्मॉल होते हैं कि यहां से वहां तक जाने में भी खत्म नहीं हुए। तो इनका पार्टिकल्स का जो मतलब साइज होता है दैट इज टू स्मॉल। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कितना स्मॉल होता है। So what is matter? Everything in this universe is made up of matter. Matter is anything which occupies space and has mass or can be felt by any of the 5 senses. Okay. आपके नेबर में परोंठी बन रही है, पोटैटो परोंठी, उसकी आपको फ्रेग्रेंस आ रही है, तो वो मैटर है? यस ऑफ कोर्स है, क्योंकि आपकी नोज आप उसको स्मेल कर रही है। और परफ्यूम की स्मेल वो भी मैटर होती है। लव, हेट, थॉट ये मैटर नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इनका कोई मास नहीं होता है। फिजिकल नेचर क्या है? फर्स्ट थिंग, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हमने इस एक्सपेरिमेंट से सीखा कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी होता है, और पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, ये बहुत स्मॉल होते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज स्पेस इन बिटवीन। वो तो हमने इस एक्सपेरिमेंट से पहले ही पता लगा लिया कि इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। और सेकंड क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कॉन्टिन्यूसली। ये कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। आपको मैं कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट पे बात बताऊं, इस दुनिया में कोई भी चीज जो है ना वो स्टेबल या स्टैटिक नहीं है। हर चीज दुनिया में घूम रही है। अब आप सोच रहे होंगे टेबल, ये चेयर या जो भी है आपके सामने, बोर्ड, ये पेन, ये तो नहीं घूम रहा। ये क्यों नहीं घूम रहा? सी, एवरीथिंग इज फाइनली मेड अप ऑफ एटम्स, आज हमको पता है। और एटम में हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते रहते हैं। सो मूवमेंट इज डेफिनेटली देयर। इस दुनिया में कोई भी चीज स्टैटिक नहीं है, सब मूव करती रहती है। वेल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कॉन्टिन्यूसली। ये आपको कैसे पता चलेगा? एक इंसेंस स्टिक ले लो। इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक क्या होती है? ये अगरबत्ती होती है, अगरबत्ती, वो ले लो। अगर आप एक इंसेंस स्टिक लेते हो खुशबू वाली, आपको अगर उसकी फ्रेग्रेंस लेनी है तो पास जाना पड़ेगा, राइट? अब क्या करो, इसको लिट कर दो, जला दो। आप इसको लिट करके यहां रख दो। मैं यहां खड़ी हूं तो मुझे स्मेल आ रही है इसकी, तो इसका मतलब क्या निकलता है कि इसके पार्टिकल कीप ऑन मूविंग, ये मूव करते हैं, मूव करते करते यहां तक पहुंचे। मुझे भी स्मेल आ रही है, कोई उस कॉर्नर में बैठा है उसको भी स्मेल आ रही है। तो इंसेंस स्टिक की अगर हमें स्मेल लेनी हो, अगर ये कोल्ड है, हमने इसको लिट नहीं किया, तो आपको स्टिक के पास जाना पड़ता है, क्योंकि उसके पार्टिकल की जो स्पीड है वो ज्यादा नहीं है। जैसे आप इसको लिट करते हो, जला देते हो, लिट करने से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, पार्टिकल की मोशन बढ़ गई, अब वो यहां तक भी आ जाएंगे और यहां तक हमें फ्रेग्रेंस आ जाती है। सो इंसेंस स्टिक स्मेल्स व्हेन वी गो क्लोज टू इट। जब हम इसके पास जाते हैं, अनलिट होती है, जब हमने इसको जलाया नहीं है तो इसके पास जाना पड़ता है स्मेल के लिए। इफ इट इज लिट, अगर इसको जला दिया जाता है, देन स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन अ लॉन्गर डिस्टेंस फ्रॉम इट। मतलब इससे अगर हम दूर जाते हैं तो भी हमें इसकी स्मेल आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि उस अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स हैं दे कीप ऑन मूविंग। इससे प्रूव हो गया कि ये मूव करते हैं, और ये भी प्रूव हो गया कि टेम्परेचर बढ़ता है तो इनकी एनर्जी बढ़ती है। सो व्हाट हैपेंस, एक्चुअली जो पार्टिकल्स होते हैं दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब भी कोई चीज चलती है तो चलने की वजह से जो उसमें एनर्जी होती है दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। पोजेस काइनेटिक एनर्जी। एंड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये इंक्रीज का साइन है,
with increase in temperature kinetic energy increases and their movement also increases. इनकी मूवमेंट भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और ले लेते हैं. आप एक बीकर लो, उसमें आप हॉट वाटर फिल कर दो और एक बीकर में कोल्ड वाटर आप फिल कर दो, राइट. दोनों में थोड़ा सा कॉपर सल्फेट डाल दो. कॉपर सल्फेट एक्चुअली ब्लू कलर का सॉलिड होता है. आप थोड़ा सा कॉपर सल्फेट इसमें डालो, थोड़ा सा इसमें डालो, बिना इसको डिसॉल्व किए आप आराम से बैठ जाओ. आप आधे घंटे बाद देखोगे पूरा जो वाटर है ना वो ब्लू हो गया है. लेकिन हॉट वाटर पहले ब्लू होगा, कोल्ड वाटर बाद में ब्लू होगा. रीजन क्या है कि हॉट वाटर में कॉपर सल्फेट के जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट फास्ट होती है, वो जल्दी जल्दी पूरे वाटर में मिक्स हो जाएंगे और इनको मिक्स होने में टाइम लगेगा. तो इससे क्या इंडिकेट होता है कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर पार्टिकल की मूवमेंट इंक्रीज हो जाती है, मींस उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. सो हॉट वाटर में कॉपर सल्फेट जल्दी मिक्स होगा और कोल्ड वाटर में जल्दी मिक्स नहीं होगा. ओके, एक एक्सपेरिमेंट और ले लेते हैं. आप 2 बीकर्स और ले लीजिए, राइट. उन दोनों में आप सिमिलर वाटर फिल कर दीजिए. एक में आप इंक डाल दो, एक में आप हनी डाल दो. वेल सी केयरफुली, एक में आपने इंक डाली है, एक में आपने हनी डाली है. बस उसमें इंक की एक ड्रॉप डालो, आपने इसको डिसॉल्व नहीं करना, शेक नहीं करना. ऐसी हनी डाल दो थोड़ी सी ऊपर से और इसको डिसॉल्व नहीं करना, शेक नहीं करना. आप आराम से बैठ जाओ. आप हाफ एन आवर के बाद क्या देखोगे, हनी पूरी तरह से अपने आप डिसॉल्व हो गई है और जो इंक है ये भी डिसॉल्व हो गई है. इसका क्या मतलब है कि दो डिफरेंट सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी एक नेचर होती है आपस में इंटरमिक्स हो जाना. क्या नेचर है, इंटरमिक्स हो जाना. किसकी, पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस. जब पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इंटरमिक्स होते हैं उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन. सो व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन is intermixing of particles of different substances, right? अब इमेजिन करो कि अगर मैं इसको हीट कर देती तो मिक्सिंग जल्दी हो जाती. सो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर डिफ्यूजन भी इंक्रीज होता है. दोबारा से देख लो. In this world, everything is made up of matter. Matter is anything which occupies space and has mass. Like table, chair, pen, love, hate and thought, these are not matters. Physical nature of matter. Matter is made up of particles and the particles are very small. And what is the characteristic? Particles, I mean और क्या बातें हैं, characteristics का मतलब है और क्या क्या बातें हैं matter के particle की. जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में स्पेस होता है, वो हमने इस एक्सपेरिमेंट से पहले ही पता लगा लिया. पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कॉन्टिन्यूसली, ये कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं. मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताए. एक इंसेंस स्टिक का बताया, एक मैंने कॉपर सल्फेट को हॉट वाटर और कोल्ड वाटर में डाला. हॉट वाटर में जल्दी डिसॉल्व होता है कोल्ड की बजाय, तो इट इंडिकेट्स कि टेम्परेचर बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की इंक्रीज होती है. और एक मैंने एग्जाम्पल बताया कि वाटर में इंक और हनी डाल दो तो वो भी अपने आप डिसॉल्व हो जाती है. मींस ये फिनोमिनन क्या होता है, डिफ्यूजन. तो आप ये फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ओके, हमारे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हैं. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर. फर्स्ट वाला था कि स्पेस है, सेकंड वाला है कि कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, ये सेकंड पॉइंट था. और हमारा थर्ड पॉइंट है कि पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, राइट. इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ह्यूमन चेन बना दो. ह्यूमन चेन कैसे बनती है? एक तो ये होता है कि आप एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल दो, राइट. एक सीन होता है कि आप एक दूसरे को फिंगर से टच करो खाली, राइट. और तीसरा सीन है कि आप एक दूसरे की जो कमर में हाथ डाल दो, बिल्कुल टाइटली पैक कर दो. जैसे वो बिहू डांस होता है ना, बिहू डांस इकट्ठे कमर में हाथ डाल के वो करते हैं. तो बताओ, तुम खुद ही सोचो, 3 ह्यूमन चेन है. एक में क्या हुआ, उन्होंने अपने हैंड की फिंगर से टच किया हुआ है,
ये ह्यूमन चेन है, राइट। एक में क्या है कि उन दोनों ने आपस में एक दूसरे को यहां से पकड़ा हुआ है बाजुओं से, राइट। एक की बाजू दूसरे के बाजू में डाली है हमने। और तीसरा सीन क्या है कि एक दूसरे की कमर में इन्होंने हाथ डाला हुआ है, देखो कितने पास पास हैं। अगर मैं आपसे कहूं इन तीनों की चेन ब्रेक कर दो, तो आप किसकी चेन आसानी से ब्रेक करेंगे? इसकी, क्योंकि इन्होंने खाली फिंगर से एक दूसरे को टच किया हुआ है। मींस इनका जो अट्रैक्शन है आपस में दैट इज वेरी वीक, और इनका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, और इसका जो आपस में पार्टिकल का आपस में बॉन्ड है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, और क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं जिससे आपको पता चले कि पार्टिकल अट्रैक्ट करते हैं? सी, अगर हम एक ले लेते हैं चौक, एक ले लेते हैं कॉटन, और एक हम ले लेते हैं नेल, आयरन नेल। आयरन नेल मीन्स कील, जो कील होता है। इन तीनों को लो, अब आप इनको तोड़ने की कोशिश करो। चौक तो ऐसे ही टूट जाएगा, कॉटन उससे भी जल्दी टूट जाएगी, लेकिन जो आयरन का नेल है ये आसानी से नहीं टूटेगा। तो इससे आप क्या समझते हैं कि जो आयरन के एटम्स है उन्होंने एक दूसरे को टाइटली पैक किया हुआ है, और चौक के जो पार्टिकल्स है आपस में ठीक है पास पास बैठे हुए हैं, और कॉटन के लूजली बैठे हैं। मीन्स इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक दूसरे के प्रति वो अलग अलग होता है। दे अट्रैक्ट ईच अदर बट बाय डिफरेंट फोर्स। अट्रैक्ट ईच अदर बाय डिफरेंट फोर्स। जरूरी नहीं है सबके बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग हो, किसी का स्ट्रांग होगा, किसी का वीक होगा, किसी का इवन वीकर होगा। ओके, अब ये भी आप देखो, ये टैप में से वाटर निकल रहा है, ठीक है, टैप में से वाटर आ रहा है। अब आप इस वाटर में ऐसे ऐसे हाथ डालो, कट हो जाएगा ना वाटर। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने एक दूसरे को थोड़ा लूज पकड़ा हुआ है। आपने हाथ डाला, कट हो गया। अब ये एयर है, मैं इस एयर में जैसे मर्जी ऐसे कर सकती हूँ। इट मीन्स जो एयर में पार्टिकल है उनका आपस में फोर्स बड़ा वीक है। अब एक काम करो, इस बोर्ड है ना, बोर्ड के अंदर अपना हाथ डाल के दिखाओ। नहीं डाल सकते आप, क्यों? इसको आप कट नहीं कर सकते। रीजन कि इसके जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने आपस में एक दूसरे को टाइटली हेल्ड किया हुआ है। आपकी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि एक जो डाइवर होता है जो डाइविंग करता है, वाटर में जाता है, तो डाइवर कहते हैं कट थ्रू द वाटर, वाटर को कट कर देता है। मीन्स उसको, अब स्विमर है क्या करता है, वाटर को ऐसे ऐसे हटा के अपना आगे मूव करता है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? पहली बात कि जो वाटर के पार्टिकल है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर मैं बोलूंगी कि डाइवर जो है वुड के अंदर क्यों नहीं जा सकता। फिर आप कहेंगे कि वाटर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था पार्टिकल का वो वीक था, और जो वुड के पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होता है। सो particles attract each other by different force. If you can cut water, you can cut air, but you can't cut wood. What does it indicate? It indicates that the particle attract each other but by different force. Wood में particle ने strongly held किया है, और हमारी air में बिल्कुल loosely held, और water में intermediately उन्होंने एक दूसरे को held किया हुआ है। तो ये तीन थे इनके characteristics. Next है states of matter. Generally there are 3 states of matter. अब फोर्थ और फिफ्थ किसी ने प्लाज्मा बोली है, किसी ने कंडेंसेट बोली है, किसी ने हीलियम 2 बोला है, बट बेसिकली 3 states of matter are there. States of matter. How many states are there? 3. One is solid, then liquid, then gas. इन तीनों को डिफरेंशिएट करने से पहले अपने माइंड में एक पिक्चर लेके आओ। यहाँ पे सॉलिड में हम इस पेन को मान लेते हैं, ठीक है, पेन को ले लेते हैं। लिक्विड में आप अपने माइंड में इमेजिन करो वाटर को, ओके। गैस में एक काम करो, आप बैलून को इमेजिन करो। जो बैलून आते हैं ना, जो हीलियम गैस भरी जाती है, आप वो उड़ने वाले बैलून लेके आओ जो उड़ जाते हैं हवा में, तो उसमें हीलियम गैस भरी होती है, राइट। तो तीनों अपने माइंड में आपने रख लिया। अगर मैं बताऊं पेन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास पड़े होते हैं, ये देखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी हाई। इसमें जो पार्टिकल्स हैं थोड़े थोड़े लूज पड़े होते हैं, राइट, टच कर रहे होते हैं। गैस के पार्टिकल क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। अब हम इनको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? सी, पेन की एक फिक्स्ड शेप है,
एक बाउंड्री है, दे हैव फिक्स बाउंड्री, ये रिजिड है, मैं आसानी से इसको ब्रेक नहीं कर सकती। सो सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, राइट, एंड दे आर क्वाइट रिजिड। रिजिड मीन्स हार्ड होते हैं। और वाटर में अगर चले जाओ कि इनकी नो फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम, ये आपको कैसे पता चलेगा? अब आप एक काम कीजिए, एक ग्लास में 100 ml वाटर ले लो, तो ग्लास में डालोगे ग्लास की शेप ले लेगा। उसी ग्लास के वाटर को कटोरी में शिफ्ट कर दो, अगर आप कटोरी में शिफ्ट करोगे तो कटोरी की शेप ले लेगा। पहले ग्लास में ग्लास की शेप थी, कटोरी में कटोरी की शेप थी, मीन्स इसकी कोई अपनी शेप नहीं होती है। लेकिन जब हमने ग्लास में वाटर लिया तो भी 100 ml था, जब हमने डिश में डाला या कटोरी में डाला तो भी 100 ml था। तो उसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है लेकिन इसकी शेप फिक्स नहीं होती। आप जिस कंटेनर में डालोगे ये उसी की शेप ले लेता है। यहाँ पे हमने लिखा रिजिड, रिजिड है, ये पड़ा है यहाँ पे। आप अगर इसको हैमरिंग करोगे तो टूट जाएगा लेकिन अपनी शेप को नहीं बदलेगा। इट डज नॉट चेंज द शेप ऑन हैमरिंग और अप्लाइंग फोर्स। फिर आप कहेंगे रबर बैंड क्या है? फिर वो सॉलिड है कि लिक्विड है? क्योंकि रबर बैंड को हम खींचते हैं तो उसकी शेप तो बदल जाती है लेकिन वो सॉलिड है। कैसे? सी, अब ये एक्सेप्शन तो नहीं कह सकते, रबर बैंड इज सॉलिड। Why? Because it changes the shape on applying force. बट अगर आप फोर्स हटा देते हो तो अपनी शेप में वापस भी तो आ जाता है, इसलिए जो रबर बैंड है वो सॉलिड है। कैसे? On applying force it changes its shape, but on relieving the force it comes to its shape again. वापस अपनी उसी शेप में आ जाता है, राइट? ओके, उसके बाद है जो ये है, ये मूव करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में आसानी से मूव कर देते हैं, उसको हम कहते हैं फ्लूइडिटी। दे शो फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी शो करते हैं, इनको हम फ्लूइड्स भी कहते हैं। अब चलते हैं बैलून। देखो, बैलून में गैस भरी तो उसने बैलून का आकार ले लिया। अब उस गैस को निकाल के आप किसी सिलेंडर में डाल दो तो वो सिलेंडर की शेप ले लेगा। मीन्स इनकी ना तो नो फिक्स्ड शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। वाटर तो 100 ml था ना, चाहे आपने ग्लास में लिया चाहे कटोरी में लिया, लेकिन इनका फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। अगर आप इसको छोटे बलून में भरोगे तो छोटे बलून का वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम हो जाएगा, इसको बड़े बलून में भरोगे तो उसमें भी फैल जाएगा। मीन्स अपना वॉल्यूम भी बदल लेगा और अपनी शेप को भी बदल लेता है। और ये फ्लूइडिटी शो करता है, ये भी फ्लूइडिटी शो करता है, शो फ्लूइडिटी। नाउ लेट अस डू वन थिंग, आप इसको कंप्रेस करो, कुछ नहीं, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कंप्रेस नहीं होगा। सोच के देखो कंप्रेस क्यों नहीं होगा? इसके एक पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल टाइटली पैक है, तो आप इसको कंप्रेस कैसे करेंगे? लिक्विड में थोड़े से लूज पैक है, आपने धक्का मारा ये पास हो जाएंगे। गैस का एक पार्टिकल यहाँ एक यहाँ, जब इसको जोर से पुश करोगे तो कंप्रेस, यानी कि दोनों मिल जाएंगे तो कंप्रेस हो जाएगा। सो कंप्रेसिबिलिटी अगर हम देखें, कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड्स में निग्लिजिबल होती है, कंप्रेसिबिलिटी इज निग्लिजिबल। वाई? अब आप ये भी समझो कि क्यों नहीं कंप्रेस होता, क्योंकि दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है। बिकॉज इंटर पार्टिकल स्पेस इज निग्लिजिबल, वो भी निग्लिजिबल होता है, इसलिए ये कंप्रेस नहीं होएगा। ये जो गैस होती है ये हाईली कंप्रेस्ड हो जाती है, हाईली कंप्रेस्ड हो जाती है। कैसे? पार्टिकल दूर दूर बैठे हुए हैं, आप अगर इनको और पास लाएंगे, जगह है इनके बीच में, तो ये कंप्रेस हो जाएंगे। हाईली कंप्रेस्ड बिकॉज हाई इंटर पार्टिकल स्पेस, इनका इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा होता है। और ये more compressible than solid but less compressible than gas. They are more compressible than solids. Okay, you know liquid में solid, liquid, gas तीनों diffuse कर जाते हैं। Means diffusion, what does it mean? अगर आप इंक डालते हैं, इंक लिक्विड है, वाटर में
डिसॉल्व हो जाएगी। अगर आप शुगर को डालते हैं तो वो भी डिसॉल्व हो जाएगी। सो सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस शो डिफ्यूजन इन लिक्विड। डिफ्यूजन इन लिक्विड, डिफ्यूजन का मतलब है मिक्स हो जाते हैं, ये इंटरमिक्सिंग हो जाती है। डू यू नो कि जो वाटर है लेक में, रिवर में, पॉन्ड में, जहाँ भी वाटर होता है, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन उसके अंदर डिफ्यूज हो जाती है। सो ऑक्सीजन इज डिफ्यूज्ड इन वाटर, और इसी की वजह से जो फिशेस होती हैं वो इसी एब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन की वजह से सरवाइव करती हैं। डिफ्यूज्ड इन वाटर एंड एक्वेटिक लाइफ डिपेंड्स अपॉन इट, इसी के ऊपर डिपेंड करती है, राइट। और अगर हम डिफ्यूजन देखें, सॉलिड अगर जब लिक्विड में डालेंगे तो डिफ्यूजन बहुत लो होता है, लिक्विड का लिक्विड में ज़्यादा होता है, और गैसेस का डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा है। गैसेस शो वेरी हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन, गैसेस में डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में इससे कम होती है, और दो सॉलिड आपस में एक दूसरे में डिफ्यूज नहीं करते। अगर मैं सॉल्ट और वाटर ले लूँ, सॉरी सॉल्ट एंड शुगर ले लूँ, दोनों को कंबाइन करूँ तो शुगर सॉल्ट के अंदर नहीं जाएगी, तो इनकी जो डिफ्यूजन होती है वो भी निग्लिजिबल होती है, राइट। और जो ऑक्सीजन होती है, अब क्वेश्चन आता है कि जो एक्वेटिक लाइफ है, मींस जो फ्लोरा फौना लाइक फिशेस हैं, वो कैसे सरवाइव करती हैं। जो ऑक्सीजन होती है एयर की, वो वाटर में एब्जॉर्ब हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है, उसी की वजह से हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है ये सरवाइव करती है। तो डिफ्यूजन जो है गैस का सबसे ज़्यादा होता है, इनका निग्लिजिबल, और इन लोगों का इंटरमीडिएट होता है। वेल, अगर हम इसमें देखें डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। आपके सामने मैं 3 एग्जाम्पल लिखूंगी, एक वाटर, एक मिल्क और हनी, राइट। हमने लिखा मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं 100 मिलीलीटर वाटर ले लेती हूँ, 100 ml मिल्क ले लेती हूँ, 100 ml हनी ले लेती हूँ, राइट। अब इन तीनों का आप वेट करके आओ, मैंने वॉल्यूम तो तीनों का सेम लिया, बट हनी का मास ज़्यादा आएगा, फिर मिल्क का आएगा, फिर हमारे वाटर का आएगा। तो वाटर की डेंसिटी सबसे कम होती है, हनी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, और मिल्क की इंटरमीडिएट होती है, राइट। मुझे अब एक क्वेश्चन और याद आ रहा है, जैसे हमने बोला कि इनकी फिक्स शेप होती है, किसकी, ये हमारे सॉलिड की। अब आप सोच रहे होंगे कि हम सॉल्ट को छोटी डिब्बी में डालते हैं तो छोटी डिब्बी की शेप ले लेता है, बड़ी में डालते हैं तो अपनी शेप बदल लेता है। तो आपने तो अभी बोला कि सॉलिड की शेप नहीं बदलती है, वेरी ट्रू। आप एक काम करो, शुगर का एक क्रिस्टल उठा लो, वो शुगर होती है ना, क्यूब्स बनी होती, उसके एक क्यूब उठा लो। अब उस क्यूब की शेप तो नहीं बदलेगी ना, अगर उसको छोटे कंटेनर में डालोगे तो भी वो क्यूब का क्यूब रहेगा, बड़े में डालोगे तो भी क्यूब रहेगा। सिमिलरली आप सॉल्ट का भी एक क्रिस्टल उठा लो, जो सॉल्ट का या शुगर का एक क्रिस्टल होता है वो अपनी शेप को नहीं बदलता है। वेल, अब आप कहेंगे कंप्रेसिबिलिटी, जो स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज, स्पॉन्ज समझते हैं क्या होता है, जो प्रेस करो दब जाता है, स्पॉन्ज। मम्मी से पूछना, यूटेंसिल वॉश करने वाला होता है, डिश वॉशिंग करने वाला स्पॉन्ज आता है। तो स्पॉन्ज को जब हम प्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है, बट हमने तो लिखा कि सॉलिड कंप्रेस नहीं होते, तो फिर स्पॉन्ज क्यों कंप्रेस होता है। स्पॉन्ज इसलिए कंप्रेस होता है क्योंकि इसके ऊपर ना टाइनी पोर्स होते हैं, पोर्स का मतलब छेद होते हैं, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, और उनके बीच में एयर फुल हो जाती है। जब आप स्पॉन्ज को प्रेस करते हैं, ये देखो ये डस्टर भी है ना, ये भी स्पॉन्ज ही है, अब मैं इसको प्रेस करूंगी, ये प्रेस हो रहा है, राइट। ये प्रेस क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर ना एयर भरी हुई है, जब हम इसको कंप्रेस करते हैं तो वो एयर बाहर निकलती है, लेकिन पार्टिकल आपस में टाइटली पैक होते हैं, उनके बीच में कोई जगह नहीं होती। सो स्पॉन्ज, हाउ स्पॉन्ज इज सॉलिड दो इट इज कंप्रेसिबल, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ टाइनी पोर्स in which air is filled. When you compress it, air comes out and it is compressed. Otherwise, it is absolutely solid in nature. Right? तो इसका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है, कैन मैटर चेंज द स्टेट?
change of state of matter. What does it mean? What is the meaning of change of state of matter? Let me tell you one thing. Wait. Suppose we have taken solid water. You know what is solid water? This is ice, right? और आप इसको टेम्परेचर दो, हीट करो, तो ये लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट? आइस जिस टेम्परेचर पर मेल्टिंग इसकी स्टार्ट होती है उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट. What is the melting point? It is the temperature. Melting point is temperature at which ice or any solid start melting. मैंने क्या बोला? Start melting at atmospheric pressure. It means जब स्टार्टिंग होती है उसी को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. यस. और आप थोड़ी देर में देखेंगे, मान लो आपने यहाँ आइस लिया है, आप उसको मेल्ट कर रहे हो. शुरू में थोड़ी सी मेल्ट होगी, फिर ज़्यादा मेल्ट होगी, ज़्यादा मेल्ट होगी. आप नीचे से गर्म करे जा रहे हो और वो आइस मेल्ट हो रही है. फिर आप सोचेंगे, और इसमें टेम्परेचर अगर आप देखें तो 0 डिग्री सी रहेगा. मीन्स आइस भी 0 डिग्री सी पे होती है और वाटर भी 0 डिग्री सी पे होता है. जब दोनों 0 डिग्री सी पे हैं तो इसकी हीट जा कहाँ रही है? तो जो वाटर होता है आइस से कन्वर्ट होके आया है, जब आप हीट दिए जा रहे हो लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा तो वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है. आप ऐसे समझो कि ये वाटर हीट खा लेता है और अपने अंदर छुपा लेता है. इस छुपी हुई हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट. लेटेंट हीट इज द हिडन हीट. ये छुपी हुई हीट होती है, हिडन हीट और एनर्जी. इफ आई आस्क यू कि वाटर भी 0 डिग्री सी पे पड़ा है, आइस भी 0 डिग्री सी पे पड़ी है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो दोनों में से ज्यादा कोल्ड कौन है, ठंडा कौन है ज्यादा? आइस. क्यों? वाटर का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सी है, तो ये ठंडा क्यों नहीं है? ये उसके कंपैरेटिवली इसने हीट खाई हुई है, ये लेटेंट हीट कहते हैं. व्हाट इज द लेटेंट हीट? इट इज द हीट taken up या required to change the 1 kilogram of solid to the liquid at its melting point is known as latent heat. In other words, we can say latent heat का मतलब होता है छुपी हुई हीट जो दिखती नहीं है बट उनके अंदर होती है. Well, आप लिक्विड वाटर को और हीट दे दो, आप हीट देते हो तो ये गैसियस वाटर में बदल जाता है और गैसियस वाटर को हम क्या कहते हैं? वेपर. Conversion of liquid to the vapor state at its boiling point. What is the boiling point? Boiling point is the temperature at which the liquid start boiling. बॉइलिंग का पता कैसे चलता है? वो बबल्स उठते हैं ना, कभी आप घर में पानी को उबलते हुए देखो तो उसमें बबल्स से उठते हैं. वो बबल्स इस बात के सिंबल होता है, साइन होता है कि आपका जो लिक्विड है वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया है. बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन है. ये हमें लिखना पड़ता है बिकॉज प्रेशर चेंज होगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाते हैं. सो वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सी. लेकिन आजकल तो सेल्सियस नहीं चलता, केल्विन चलता है. यू नो 0 डिग्री सी इक्वल टू 273.15 केल्विन के इक्वल होता है. लेकिन हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए खाली 273 भी लिख सकते हैं. सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सी और 273.15 केल्विन होता है. सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट भी होता है वाटर का और उसको भी हम चेंज करेंगे. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है और अगर आपसे कोई कहे कि इसको केल्विन में कन्वर्ट करो तो आप क्या करेंगे? 100 डिग्री सी में 273.15 ऐड कर देंगे. सो इट विल बिकम 373.15 केल्विन. सो आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं. इफ यू change it by adding 273 then still it will be okay, no problem. सॉलिड वाटर को हमने मेल्ट किया तो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो गया और हीट दिया तो गैसियस वाटर यानी कि वेपर में बदल गया. यहाँ से आप आइडिया लगा लो इनमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास है? इसके पास है, वेपर्स के पास है. अब आपको एक और बात बताती हूँ.
हमने एक बीकर में ना वाटर लिया, राइट, मैंने यहाँ पे थर्मामीटर लगा दिया और इसको हमने हीट करना स्टार्ट कर दिया। जब हम इसको स्टार्ट करते हैं हीट करना तो इसमें बबल्स उठते हैं, हमें समझ में आ जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट इज रीच्ड। वी नोटेड द टेम्परेचर, इट वाज 100 डिग्री सी। टेम्परेचर क्या हो गया? 100 डिग्री सी। मैं नीचे से हीट दिए जा रही हूँ और ये वाटर जो है ना वेपर बन के फ्लाई कर रहा है, राइट, लेकिन मैंने देखा कि टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा। तो कहाँ गई वो हीट? जो ये वेपर्स होते हैं ना उस हीट को खा के उड़ जाते हैं, मीन्स ये भी अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करके छुपा लेते हैं। दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मीन्स वेपर्स जो लेके चले जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास वाटर भी पड़ा है 100 डिग्री सी पे और वेपर्स भी पड़े हैं 100 डिग्री सी पे, तो दोनों में से अगर मैं अपने हाथ पे बॉइलिंग वाटर डालूं, दूसरे हाथ पे स्टीम डाल दूं, टेम्परेचर दोनों का सेम है, बॉइलिंग वाटर का भी सेम है, स्टीम का भी सेम है, लेकिन मेरा हाथ स्टीम वाला ज़्यादा जलेगा। क्यों जलेगा ज़्यादा? यहाँ पे बर्निंग ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि जो हमारे वेपर्स हैं उनके अंदर लेटेंट हीट है। सो द क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन कैसे आएगा कि हमने वाटर को बॉईल किया और टेम्परेचर 100 डिग्री सी है, हम नीचे से हीट दिए जा रहे हैं लेकिन टेम्परेचर तो इंक्रीज ही नहीं हो रहा, तो वो हीट कहाँ जा रही है? जो वेपर्स हैं जब ये अपने साथियों से बंधन तोड़ के ऊपर निकलते हैं, साथियों से बॉन्ड तोड़ के ऊपर निकलते हैं, तो हीट को खा के जाते हैं। वो जो हीट खा के छुपा लेते हैं अपने अंदर, उसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट। Because of presence of latent heat, the steam is, giving the more burning sensation than the boiling water, though both of these are having the same temperature. Okay, okay. One more phenomenon is also there. कोई जो solid होता है ना, solid, वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उड़ जाता है। नॉर्मली रूल क्या होता है? आप सॉलिड को टेम्परेचर दोगे, पहले वो लिक्विड बनेगा, फिर वो गैसियस स्टेट में जाएगा, लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे भी होते हैं जो हीट करने पर सीधा गैसियस स्टेट में चले जाते हैं। इस फिनोमिनन को हम कहते हैं सब्लिमेशन। व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन इज फिनोमिनन ऑफ conversion of या change of solid to gaseous state directly without undergoing liquid state. liquid state के बिना ही gaseous state में convert हो जाते हैं। कौन करते हैं sublimation? एग्जाम्पल्स है कैम्फर, कपूर जो हम हवन में यूज करते हैं, आयोडीन, राइट, पर्पल कलर का सॉलिड होता है, एक अमोनियम क्लोराइड, ये क्या करते हैं? ये सब्लिमेशन शो करते हैं, डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में चले जाते हैं। एक और भी है, उसका नाम है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिडिफाई कर दो, वैसे तो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन हम उसको सॉलिडिफाई करते हैं तो उसको हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। इसका दूसरा नाम है ड्राई आइस, बट ड्राई क्यों बोला? क्योंकि ये सूखी है। अगर हम आइस को हाथ पे रखें तो हमारा हाथ गीला हो जाता है, लेकिन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस को जब आप अपने हाथ पे रखते हैं, वैसे रख नहीं सकते, गला देगा, बहुत डेंजरस होता है, तो ड्राई आइस को अगर हम रखेंगे, सरफेस पे रखो तो वो गीला नहीं होता, सूखा, सीधी सॉलिड से गैस में उड़ जाती है, तभी इसका नाम रखा हुआ है ड्राई आइस, बिकॉज इट डज नॉट वेट द सरफेस, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है। तो सारी स्टोरी किसकी है? एनर्जी की। गैस की एनर्जी लिक्विड से ज्यादा होती है, लिक्विड की एनर्जी सॉलिड से ज्यादा होती है। जब आप सॉलिड को एनर्जी देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, उसको और हीट करेंगे तो वो वेपर स्टेट में चला जाएगा। और इनका वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डिग्री सी को हम केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, हमने ये भी सीखा। एंड ये भी हमने सीखा कि वाटर भी 100 डिग्री सी पे है और स्टीम भी 100 डिग्री सी पे है, लेकिन हमें स्टीम ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन देता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लेटेंट हीट। व्हाट इज लेटेंट हीट? हिडन हीट। ये क्यों खाते हैं हीट? एक्चुअली इस वेपर को ये कहता है कि इस लिक्विड से मुझे अपने बॉन्ड तोड़ के मुझे फ्री हो जाना है, इसलिए वो फ्री होने के लिए एनर्जी को साथ लेके चला जाता है। और ऐसे ही हमारा लिक्विड वाटर भी लेटेंट हीट लेता है जब वो आइस से मेल्ट होके आता है, राइट।
तो आपको मुझे लगता है ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। बाकी जो डेफिनेशन है ये तो बुकिश लैंग्वेज है, ये आप लर्न कर सकते हैं। मेन बात है आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए और क्वेश्चन के आंसर देने आने चाहिए। Dry ice, solid carbon dioxide. Why do we call it so? Because it does not wet the surface. It shows sublimation. What is sublimation? The conversion of solid to the gaseous state directly without undergoing intervening liquid state is known as sublimation. Give the examples of sublimation. Camphor, iodine, ammonium chloride and dry ice. फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। Okay. Next, can we liquefy any gas? Yes. Liquefaction of gas. How it is carried out? Liquefaction of gas. Do one thing. एक सिलेंडर में आप गैस फिल कर लो। अब हमने इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, मीन्स हम चाहते हैं कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ जाए। हाउ इट इज पॉसिबल? आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो। टेम्परेचर को डिक्रीज क्यों किया हमने? क्योंकि पार्टिकल बहुत तेज तेज मूव कर रहे होते हैं। अगर आप टेम्परेचर कम करोगे ना तो धीरे धीरे मूव करेंगे, राइट? फिर आप क्या करो, इस पे जोर से प्रेशर लगाओ, टेम्परेचर को डिक्रीज करो, प्रेशर को इंक्रीज करो, पिस्टन को नीचे ले आओ। जब इस पिस्टन को आप नीचे ले आओगे, ये देखो यहाँ पहुंच गया, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो liquefaction of gas, how it is carried out? By decreasing the temperature and increasing the pressure, we can convert gas to the liquid state. और हर गैस का अलग अलग टेम्परेचर होता है, अलग अलग टेम्परेचर पर वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है और अलग अलग प्रेशर पे। ओके, नेक्स्ट है आपका टॉपिक इवेपोरेशन। Liquefaction of gas is done. How it is carried out? Liquefaction of gas by decreasing temperature and increasing pressure. Well, next है evaporation. Evaporation is conversion of liquid to gaseous state before बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि अभी आप कहेंगे कि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना हो तो बॉईल करना पड़ता है। नो, बॉईल किए बिना जब लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। आप एक काम कीजिए, एक बीकर में वाटर डाल लीजिए और उसके ऊपर आप निशान लगा दो कि मैंने वाटर यहाँ पे फिल किया था। इसको ऐसे ही पड़ा रहने दो, आप अपने रूम में, किचन में, कहीं पर भी पड़ा रहने दो। 2 डेज के बाद आप देखना कि वाटर का जो लेवल था ना वो डाउन हो गया है। ये देखो, अब इतना वाटर रह गया, तो बाकी कहाँ गया? बाकी उड़ गया, मीन्स लिक्विड से गैसियस स्टेट में चला गया। लेकिन हमने तो इसको बॉईल नहीं किया था, तो विदाउट बॉइलिंग जब कोई लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। सो इट मीन्स इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट एवरी टेम्परेचर। यस, आपके रेफ्रिजरेटर में भी होती है इवेपोरेशन। आप फ्रिज में बर्फ रख के आते हैं, जो ऊपर दीवारों पे इतनी सारी आइस जमी होती है, वो कहाँ से आती है? वो इवेपोरेशन से तो आती है। जो वाटर आप रखते हैं आइस बनाने के लिए, और उससे ही वो कन्वर्ट होके आती है। सो बिफोर बॉइलिंग पॉइंट मीन्स इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट एवरी temperature, even in refrigerator also. Now the factors affecting evaporation. evaporation को कौन से factors affect करेंगे? First है surface area. Surface area. Higher the surface area, higher is evaporation. कैसे? देखो, वेरी सिंपल। अब आपकी चाय गरम है, आपने कप में ली हुई है, अब आपको जल्दी जल्दी ठंडी करनी है चाय, तो आप क्या करोगे? उस चाय को आप प्याली में डालोगे, प्याली सॉसर में डालोगे। जैसे आप चाय सॉसर में डालोगे ठंडी हो जाएगी, आप उसको सिप कर सकते हो। तो फर्क क्या था? कप का सरफेस एरिया कम था, लेकिन आपकी सॉसर का सरफेस एरिया ज़्यादा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा और आप आसानी से इसको पी सकते हैं। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा हो जाएगा।
सेकंड है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी से मैं आपको समझाती हूँ। सपोज आज रेन आई, रेन आने से क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब आप एक काम कीजिए, कपड़े को सुखाना डाल दीजिए ह्यूमिड एयर में। कपड़े कैसे ड्राई होते हैं, जो वेट क्लॉथ होता है ना, उसके ऊपर का जो वाटर होता है ना, वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में आ जाता है। ओके, और जैसे ही आपने वो वेट कपड़ा डाला, उसमें से जो वाटर था बाहर आने लगा। ह्यूमिडिटी का मतलब है वाटर के वेपर। तो वाटर के वेपर थप्पड़ मार के बोलते चल वापस अपने कपड़े में वापस चल, दिखता नहीं हम इतने सारे हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकता पानी, तू बाहर मत आइयो। मीन्स इवेपोरेशन क्या हो गई, कम हो गई। तो ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी तो आपके क्लॉथ्स जल्दी ड्राई होंगे। सो हायर द, ये हायर का निशान होता है, हायर द ह्यूमिडिटी लोअर इज रेट ऑफ इवेपोरेशन। मीन्स ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगी। लोअर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तीसरा है विंड। यस, विंड जितनी ज्यादा चलेगी, हवा जितनी ज्यादा चलेगी, आपके जो ड्राई वेट क्लॉथ्स है जल्दी ड्राई होंगे। कैसे, अब बहुत तेज ब्रीज चल रही है, विंड की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो आप ना कपड़े सुखाने डाल दो। जो वेट क्लॉथ्स होंगे उसमें से जो मतलब वाटर का वेपर है वो उठ के गैसियस स्टेट में आएगा, उसको जो विंड है ना दूर ले जाएगी। जब उसको दूर ले जाएगी तो ये वाली हवा कहेगी अरे वाटर वेपर नहीं, चल और वाटर वेपर निकाल। क्लॉथ को बोलते हैं चलो और वाटर वेपर निकाल, जितने निकाल सकते हैं, तो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। तो यानी कि विंड जितनी ज्यादा होगी, हायर द स्पीड ऑफ विंड, हायर इज रेट ऑफ इवेपोरेशन, उतनी ज्यादा इवेपोरेशन की आपकी स्पीड होगी। ठीक है, अब ये इवेपोरेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। जहां जहां इवेपोरेशन होती है वहां वहां कूलिंग होती है। क्यों होती है कूलिंग, कैसे होती है, सी केयरफुली। ये हमने वाटर रखा, इसमें से जो सरफेस के वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये गैस बन के उड़ जाते हैं। क्यों, इनको डॉक्टर ने बोला तुमको गैस बन के उड़ना है। लेट मी टेल यू, किसी भी क्लास में सारे बच्चे एक जैसे इंटेलिजेंट नहीं होते, सारे नालायक भी नहीं होते, सारे इंटरमीडिएट भी नहीं होते, सब तरह के होते हैं। सपोज एक टीचर पढ़ाना शुरू करता है, इंटेलिजेंट बच्चा बोलता है मैं अच्छे से सुन रहा हूँ, और जो थोड़ा सा वीक बच्चा होता है, बैक बेंचर है, कोई नहीं ट्यूशन रख लेंगे, पढ़ लेंगे, नहीं सुनते हम लोग। सेम इज हैपनिंग हियर। इस बीकर में या किसी भी कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ है, सबकी एनर्जी सेम नहीं होती है। जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो अपने साथियों से बॉन्ड ब्रेक करता है, उड़ जाता है। और एक बात बताओ, उड़ेगा कौन, जिसकी एनर्जी बाकियों से ज्यादा होगी। जब इवेपोरेशन में हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल बाहर चले जाएंगे तो पीछे कौन बचेगा, लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल, और जो लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल है उसी से तो कूलिंग होगी। So during evaporation it causes cooling because high energy molecules escape out, बाहर निकल जाते हैं, escape out by taking the heat of liquid। वो लिक्विड की हीट भी लेके जाएंगे, मींस लिक्विड में टोटल हीट में से ज्यादा हीटिंग वाला बाहर निकल गया, तो पीछे कौन बचेगा, कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल, उससे कूलिंग हो जाएगी। अब कौन कौन सी बातें हैं जिसमें इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग और हमारी डेली लाइफ में यूज होती हैं। सी, सबसे पहले जो वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट। अर्दन पॉट क्या होता है, मटके को कहते हैं, मटका, मिट्टी का मटका। जो मटके का वाटर होता है, वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट इज कूलर, ठंडा होता है। क्यों, बिकॉज जो मटका होता है उसकी दीवारों पर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, उन पोर्स में से हाई एनर्जी के वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वाटर जो है पिक्चर के अंदर रखे हुए वाटर की हीट लेके इवेपोरेट हो जाता है और पानी ठंडा हो जाता है। वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट इज कूलर ड्यू टू इवेपोरेशन। मीन्स इवेपोरेशन कहां से होती है, फ्रॉम द पोर्स ऑफ पॉट, जो पॉट के पोर्स होते हैं उसमें से।
और एक एग्जाम्पल मैंने ये बताया कि जो क्लॉथ्स होते हैं विंडी डे पे जल्दी ड्राई होते हैं. सो क्लॉथ्स ड्राई earlier on windy day because rate of evaporation increases. राइट, इवेपोरेशन बढ़ जाती है, उतनी जल्दी वाटर जो है वो बाहर निकलेगा और वो जल्दी ड्राई हो जाएगा. एक ह्यूमिडिटी में आप ये लिख लो, हायर द ह्यूमिडिटी लोअर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स ऑलरेडी, क्योंकि सैचुरेशन अब एयर भी बोलती है भाई इससे ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल मैं कहाँ होल्ड करूंगी, इसलिए वो उसको वापस भेज देता है. तो ह्यूमिडिटी जिस दिन ज्यादा होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन स्लो होगा और आपके क्लॉथ्स जल्दी ड्राई नहीं करेंगे. अब एक एग्जांपल और देती हूँ मैं आपको, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ये इवेपोरेशन के पॉइंट्स ही, जब हॉट समर डे होता है आपने नोटिस किया होगा कई लोग अपने हाउस की रूफ पे ना वाटर को स्प्रिंकल करते हैं, इवन अपने घरों के बाहर भी ना वाटर को स्प्रिंकल करते हैं हॉट समर डे में. क्यों? ऑन हॉट समर डे वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन रूफ. Why will you please tell me? क्योंकि आपकी छत बहुत गर्म हो चुकी है. अब वहां पे वाटर डालोगे तो वाटर क्या करेगा, आपकी रूफ से हीट लेके इवेपोरेट हो जाएगा और आपकी रूफ क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी. ऑन द रूफ बिकॉज वाटर evaporates by taking the heat with it, अपने साथ हीट को लेके इवेपोरेट हो जाता है, इसीलिए हम लोग वाटर को स्प्रिंकल करते हैं. नेक्स्ट है एसीटोन. एसीटोन क्या होता है, नेल पॉलिश रिमूवर होता है. अभी अपनी मम्मी का नेल पॉलिश रिमूवर उठा के ना सचमुच हैंड पे डाल के देखना, आप हैंड पे डालोगे ना नेल पॉलिश रिमूवर तो आपको वो ठंडा ठंडा लगेगा. क्यों? क्योंकि एसीटोन आपके हैंड से हीट लेके इवेपोरेट हो जाता है तो आपको कूलिंग सेंसेशन देता है. एसीटोन gives cooling sensation on palm. इसे palm कहते हैं because it takes heat from palm and evaporates. और whenever evaporation takes place, cooling sensation is there because high energy तो ऊपर चलेगी, पीछे क्या रह गया, कम एनर्जी वाला. सिमिलरली डेजर्ट कूलर. अब जो डेजर्ट कूलर होता है ना, आपने नोटिस किया होगा मई जून में तो कूलर बहुत अच्छा लगता है, जुलाई में ह्यूमिडिटी आ जाती है, अगस्त में ह्यूमिडिटी होती है तो कूलर भी काम नहीं करता डेजर्ट कूलर. तो डेजर्ट कूलर कब काम करता है, हॉट सनी डे पे काम करता है ज्यादा. डेजर्ट कूलर वर्क्स बेटर ऑन हॉट सनी डेज. सनी डेज में क्यों करता है, बिकॉज रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाती है. बिकॉज रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस. उससे क्या होगा, अब जितना वाटर इवेपोरेट होगा उतना वो ठंडा देगा बिकॉज इवेपोरेशन कॉजेज ऑलवेज कूलिंग. ओके, व्हेन टी इज हॉट इट इज सिप्ड फ्रॉम द सॉसर. जब चाय गर्म होती है तो प्याली से पी जाती है. क्यों? टी is sipped from saucer when hot because of high surface area of saucer. Rate of evaporation increases. रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाती है और चाय ठंडी हो जाती है और आसानी से पी लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है कि हम लोगों को समर में वाइट क्लॉथ्स क्यों डालने चाहिए. वाइट क्लॉथ्स शुड बी वॉर्न इन समर्स. वाई? समर में हमें व्हाइट क्लॉथ्स क्यों वियर करने चाहिए, बिकॉज समर्स में क्या होता है, पर्सपायरेशन होती है, स्वेटिंग होती है. पर्सपायरेशन का मतलब होता है बॉडी में से हीट वाटर बाहर निकलना, जिसे स्वेटिंग कहते हैं.
तो स्वेटिंग होती है। अगर कॉटन का क्लॉथ होगा तो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करके उसको उड़ा देगा, तो हमें क्या होगा, कूलिंग सेंसेशन मिलेगी। सो व्हाइट क्लॉथ शुड बी वॉर्न, व्हाइट कॉटन, ऑफ कोर्स व्हाइट एंड कॉटन। ब्लैक तो वैसे भी वियर नहीं करने चाहिए, क्योंकि ब्लैक जो होता है वो सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो व्हाइट वाले क्लॉथ्स होते हैं ये जो होते हैं हीट को मतलब रिफ्लेक्ट करते हैं, ये एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। और दूसरी बात, अगर कॉटन का हो और व्हाइट हो तो सोने पे सुहागा। सो कॉटन क्लॉथ शुड बी वॉर्न इन समर बिकॉज दे एब्जॉर्ब स्वेट, क्योंकि समर्स में हमें स्वेटिंग भी तो होती है ना, पसीना भी तो आता है, तो एब्जॉर्ब स्वेट एंड इज इवेपोरेटेड। दोनों काम हो गए, उसने हमारी बॉडी से स्वेट को लेके इवेपोरेट करा दिया और हमें कूलिंग सेंसेशन मिलती है। और अगर हम व्हाइट क्लॉथ्स डालते हैं तो वो क्या करती है, सारी हीट रिफ्लेक्ट करती है। अगर आप ब्लैक कपड़े डाल लो समर्स में तो क्या होगा, सारी हीट वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। सो दीज आर द पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, लाइक का बटन जरूर प्रेस किया करो। आप वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते, अगर सचमुच लाइक करते हो तो ही करना, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मत करना। सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब भी करो और इसको शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। खाली खुद ही बेनिफिट नहीं लेना है, ज्ञान की गंगा बह रही है, जितना ज़्यादा स्प्रेड करोगे उतना फायदे में रहेंगे। तो अपने सारे फ्रेंड्स को आप शेयर करेंगे वीडियो, और इसको लाइक भी जरूर करेंगे। और अगर आपको कोई सजेशन देना है, आप अपनी कोई बात पूछना चाहते हैं, तो मुझे नीचे कमेंट्स में आप मुझे कमेंट्स दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री। एंड मोर ओवर एक और सजेशन है, इस वीडियो को कम से कम आप 2 या 3 बार देखो। आई एम श्योर 3 बार देखने के बाद आपको ये लेक्चर लर्न हो जाएगा। वंस द लेक्चर इज लर्न, अब आपने क्या करना है, मार्केट में कोई भी गाइड खरीद लो आप, इस लेक्चर को सुनने के बाद आप सीधा गाइड के क्वेश्चन करने शुरू कर दो, जिसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी होते हैं, एंड आई एम श्योर आपके फुल मार्क्स आएंगे। सो जो मैंने बात बोली है उसको ऑनेस्टली फॉलो करना है। एक बार वीडियो नहीं देखनी, एक बारी में सिर्फ आपको बात समझ में आती है, दूसरी बार थोड़ी थोड़ी ज़्यादा समझ आती है, तीसरी बार आपको लर्न हो जाती है। जब आपको चैप्टर लर्न हो जाएगा फिर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, एटलीस्ट एक्सप्लेन तो कर ही पाओगे ना। और गाइड बाय कर लो, 10 ईयर्स बाय कर लो, स्कूल के टीचर्स, ट्यूशन के टीचर जो भी आपको असाइनमेंट और क्वेश्चन देते हैं वो आप ऑनेस्टली करेंगे। और इस वीडियो को याद रखना, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना है। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।